कि अगर किसी एलिमेंट का, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर कौन सा ऑक्साइड होता है भाई? बेसिक होता है, याद ही आया होगा। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या होता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या होता है? एसिडिक। और अगर लोअर और हायर के बीच में लाई कर रहा है, जैसे इंटरमीडिएट फॉर्म में है, तो इंटरमीडिएट फॉर्म में जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? तुम्हारा एम्फोटेरिक होगा। तो एक पहचानने का तरीका ये भी है। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में डिस्कस हो चुका था कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में डिस्कशन हो रहा था। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का हमने तरीका बताया था कि जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए, ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके लिए मैंने दो तरीका बताया था। एक बताया था जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, और दूसरा आज सही विकारी इंदौर गए। और उसके बाद एक बताया था V2O5। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो चल रहा था वो ये भी था। देखो, हम बोल दिए कि अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, या इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट करेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या उसमें? एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, राइट। तो एम्फोटेरिक में हमने तरीका बता दिया। लेकिन अगर मान लो कि हमने जो कॉन्सेप्ट बताया, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, या सही विकार इंदौर गए, या V2O5, अगर इनमें से कोई ऑप्शन रहा नहीं, ठीक है, तो और कोई ऑक्साइड क्या इसके अलावा एम्फोटेरिक नहीं हो सकता है? तो कुछ इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पर पाए जाने वाले, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पर पाए जाने वाले ऑक्साइड भी क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एग्जाम्पल मैंने कराया था, जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया था MnO, और एक एग्जाम्पल बताया था Mn3O4, और क्या दिया था आपका M2O3, और एक दिया था आपका MnO2, और एक दिया था Mn2O7। मैग्नीज का मैक्सिमम कितना होता है? तुम बताया था ना, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा? 3d5 4s2। इसका मिनिमम कितना हो जाएगा? 2। और मैक्सिमम निकालने के लिए D और S के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना, आउटर मोस्ट 5 और 2 क्या हो गया? 7। यानी मैक्सिमम कितना होगा? 7, और मिनिमम कितना होगा तुम्हारा? 2 होगा। अब देखो, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालोगे तो किस फॉर्म में होगा? +2। यहाँ निकालोगे तो क्या होगा? +7। यहाँ निकालोगे तो क्या होगा? +4। देखो, अपने लोअर पर है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या होगा? बेसिक। यानी मैग्नीज का ये ऑक्साइड नेचर में क्या हो गया? बेसिक। अब बताओ, ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, हायर पर क्या होगा आपका? एसिडिक। बाकी ये तीनों क्या होंगे? इंटरमीडिएट है, मतलब क्या हो गया? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट में मान लो क्रोमियम ले लिया, और क्रोमियम का ऑक्साइड दे दिया मान लो CrO, दूसरा ऑक्साइड दे दिया आपका Cr2O3, तीसरा ऑक्साइड दे दिया CrO2, और चौथा ऑक्साइड दे दिया तुम्हारा CrO3। और पूछा कि बताओ इसमें से क्रोमियम से कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, कौन सा एसिडिक और कौन सा एम्फोटेरिक है। तो बताओ पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। क्रोमियम याद करो, अब प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होता है? 4s1 3d5। अब बताओ क्रोमियम का मिनिमम कितना होगा? क्रोमियम का मिनिमम कितना होगा? +1, +2 भी मिनिमम हो सकता है, और मैक्सिमम कितना होगा? 5 और 1 6, यानी मैक्सिमम कितना हो गया? +6 हो गया। ठीक है, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है। मैक्सिमम याद रखिएगा +6, मिनिमम 1 और 2 के बीच में लाई करता है, और 1 और 2 के बाद जितने भी आएंगे वो क्या होंगे? इंटरमीडिएट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो X मान लो, X+3, और ऑक्सीजन कितना होता है? वैलेंसी -2, सम किसके बराबर कर दो? 0 के। तो X इक्वल टू कितना होगा बच्चों? +6, यानी ये +6 फॉर्म में होगा। ये किस फॉर्म में होगा? +2 फॉर्म में। ये किस फॉर्म में होगा? तुम्हारा +4 फॉर्म में होगा। और ये किस फॉर्म में होगा? +3। तो देखो लोअर पर है, यानी ये ऑक्साइड इसका नेचर में क्या होगा? बेसिक होगा। ये किस पर है? अपने हायर पर है, ये क्या होगा आपका? एसिडिक। अब ये दोनों बताओ कौन से होंगे? ये दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। मेरे ख्याल से एम्फोटेरिक का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक, ठीक है। और मैंने बता दिया था ना, एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ता है ऑक्साइड का? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, और साइज बढ़ने से वैल्यू कम हो जाती है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान सुनना। एक क्वेश्चन जो आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान सुनना क्वेश्चन क्या है। तो हमें एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन, इस पे ध्यान से फोकस करना, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग गलत किए थे इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था, सुनना, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड
इफ पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 2.1। क्या क्वेश्चन है, ध्यान समझना। बोल रहा है प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड इफ पोलराइजिंग पावर, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल इज इक्वल टू 2.1। और ऑप्शन क्या दिया था, ध्यान से सुनना। ऑप्शन दिया था कि 1 2 3 और ये क्या हो गया फोर्थ। फर्स्ट दिया था एसिडिक, सेकंड दिया था क्या आपका बेसिक, थर्ड दिया था क्या आपका एम्फोटेरिक, और फोर्थ मान लो ऑप्शन दिया था ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनना बहुत आराम से। क्या दे रहा है, बोल रहा है कि एक मेटल है जिसके पोलराइजिंग पावर की वैल्यू 2.1 दिया हुआ है, सिर्फ पोलराइजिंग पावर की वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना, एकदम यूनिक क्वेश्चन है। एक मेटल है जिसके पोलराइजिंग पावर की वैल्यू सिर्फ 2.1 दिया हुआ है, और हमको पता है कि पोलराइजिंग पावर फाई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन, जल्दी से बता दो, साइज। ठीक है ना, और चार्ज किसका होगा, मेटल का, मेटल कैटायन का, और साइज भी किसका होगा, मेटल कैटायन का। तो क्या बोल रहा है कि सिर्फ पोलराइजिंग पावर देके पूछ रहा है कि बताओ एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एम्फोटेरिक होगा या और सभी होगा। अब ध्यान समझो जो कंडीशन बता रहे हैं, तो ऐसे देख के तो पहचान नहीं पाओगे कि भाई सिर्फ पोलराइजिंग पावर देख के कैसे बता दें कि ये कौन सा होगा। तो कॉन्सेप्ट सुनना क्या है, अगर सिर्फ मेटल की पोलराइजिंग पावर दी हुई है और बोल रहा है प्रिडिक्ट करने के लिए कि एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक होगा, तो कंडीशन समझना। कंडीशन में ये है, अगर फाई की वैल्यू, अगर रूट 5 की वैल्यू, ध्यान समझना, पहला केस, अगर रूट 5 की वैल्यू लेस देन कितना होता है, 2.1 के आसपास होता है, तो ये क्या होगा, तुम्हारा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर पोलराइजिंग पावर 5 की वैल्यू, रूट 5 ना, रूट 5 की वैल्यू याद रखना इज ग्रेटर देन कितना हो जाए, 3.2, तो समझ जाना ये क्या होगा, आपका एसिडिक होगा। और अगर रूट 5 की वैल्यू जो है वो 2.1 कितना हो जाए तुम्हारा, 3.2 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्साइड क्या होगा, आपका एम्फोटेरिक होगा। कंडीशन देख लो, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। क्या बोल रहा है, पोलराइजिंग पावर रूट 5 की वैल्यू लेस देन 2.1 है तो बेसिक होगा, ग्रेटर देन 3.2 है तो एसिडिक होगा, और अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या दिया था, ये दिया था। ठीक है, बताओ फाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, फाई की वैल्यू दिया हुआ है 2.1, तो बताओ रूट 5 की वैल्यू कितनी होगी, ये रूट 2.1 ही तो होगा। अब बताओ रूट 2.1 जो है वो बताओ, रूट 2.1 की जो वैल्यू निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है कि 2.1 से क्या आएगा, कम आएगा कि नहीं, यानी 5 की वैल्यू जो हो गया, रूट 5 की वैल्यू जो होगा वो लेस देन कितना हो जाएगा, 2.1। चूंकि ये तो 5 की वैल्यू है, अगर रूट 5 बोलोगे तो 2.1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, और कम भी तो होगा, यानी लेस देन कितना हो गया, 2.1। और जब लेस देन 2.1 होगा तो बताओ नेचर में क्या होगा, जल्दी से, नेचर में क्या होगा, बेसिक, यानी आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा, इनसा आंसर हो जाएगा बेसिक की नेचर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, बोलो आया कि नहीं आया, आ गया ना सबको, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कंडीशन दिमाग में सबके होनी चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन लग पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ध्यान समझना। अब आता है लास्ट ऑक्साइड, क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में। देखो यार, न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में क्लास 9 10th में ये बोला जाता है, जो कहा जाता है, जो स्टेटमेंट है, ध्यान सुनना। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है, बोलता है न्यूट्रल ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड, समझना ध्यान से, न्यूट्रल ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच शो नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है, आर दोज ऑक्साइड, समझना यार आराम से, आर दोज ऑक्साइड which show neither basic nor acidic, ठीक है, नॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि न्यूट्रल ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच शो नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक प्रॉपर्टी, जो थोड़ा देर तक वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर हमें कैसे मालूम चलेगा, तो देखो ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया
कि जो ना ही एसिडिक होते हैं नॉर बेसिक, बट ये कहा जाता है, दूसरा कॉन्सेप्ट बताना ध्यान से, ऑल नॉन मेटल, समझना, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स, बताओ आर, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं इन नेचर, एसिडिक इन नेचर तो होते ही हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है जिसमें कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जो ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। अब तुम बोलोगे सर कौन कौन से हैं, तो जो बोल रहे हैं उसको दिमाग में रखना। पहला न्यूट्रल ऑक्साइड होता है NO, दूसरा न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O, तीसरा क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या बोल सकते हो, वाटर। तो ये सभी नेचर में क्या होते हैं, जल्दी से बता दो, ये जल्दी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो याद रखना NOCO N2O और H2O। अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया ध्यान से कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, और ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट NO, दूसरा ऑप्शन दे दिया CO, तीसरा ऑप्शन दे दिया N2O, पूछा हुआ क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन दे दिया N2O4। अब एक बात बताओ, अभी बताए हैं ना न्यूट्रल ऑक्साइड में कौन कौन से होते हैं, NO, N2O, CO और H2O। तो बताओ ऑप्शन में NO क्या होगा, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होगा कि नहीं, ये तो होगा, ये भी क्या होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड होगा, ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड होगा, लेकिन नाइट्रोजन का ये जो ऑक्साइड है ये न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होगा। तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड, तो आंसर क्या बोलोगे, फोर्थ, ये न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने चारों ऑक्साइड के बारे में अलग अलग डिस्कस किया है। अब सबको दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड की एसिडिक क्रिस्टल कैसे निकालेंगे। ऑक्साइड फिर से बता दीजिएगा। देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, देखो ये थ्योरी है, ये कहा जाता है आर दोज ऑक्साइड विच शो नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक प्रॉपर्टी, एक ऐसे ऑक्साइड जिसके अंदर ना ही एसिडिक ना ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आ रहा है, ऐसे ऑक्साइड को न्यूट्रल कहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, याद रखिएगा, ठीक है। और ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर तो होते ही हैं, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शनल हैं जो न्यूट्रल के पास पहुंच जाते हैं। और वो एक्सेप्शनल में कौन कौन सा, देखो नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है, कार्बन नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है। तो इसका मतलब ये नॉन मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए नेचर में एसिडिक, लेकिन ये क्या हो गया, न्यूट्रल। याद रखिएगा, ये भी क्या होगा, न्यूट्रल, ये भी क्या होगा, न्यूट्रल, ये भी क्या होगा, न्यूट्रल। तो याद रखिएगा NO N2O CO, NO N2O CO और H2O। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट अ न्यूट्रल, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये देखो मिक्स ऑक्साइड होता है, इसके बारे में बताएंगे, मिक्स एंड हाइड्राइड होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो मेरे ख्याल से सभी ऑक्साइड की प्रॉपर्टी समझ में आ गई, पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो क्वेश्चन ये दे दिया एग्जाम में कि NiO, अच्छा क्वेश्चन है, लोग गड़बड़ करके आएंगे, CaO और क्या है, K2O, और एक ऑक्साइड दे दिया सीजियम ऑक्साइड। और क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ऐसे क्वेश्चन या तो लोग गलत करके आते हैं या छोड़ देते हैं। अब बताना ध्यान से, सबसे पहले कंपेयर करते हैं, ऑप्शन की तरफ हमेशा जाया करो। ऑप्शन की तरफ में क्या जाना है, पहले देखो पोटासियम के नीचे क्या होता है, रुबिडियम, और रुबिडियम के नीचे क्या होता है, सीजियम। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे इसकी साइज बढ़ेगी, और याद करो पोलराइजिंग पावर इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। साइज बढ़ेगी तो पोलराइजिंग पावर कम, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी और के की क्या होगी, ज्यादा, यानी ये ज्यादा एसिडिक होगा किससे, सीजियम से, ठीक है। यानी उस ऑप्शन को चेक करना पहले चार ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में K2O की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, K2O की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है
वो सीजियम ऑक्साइड से ज्यादा हो। इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम किस फॉर्म में है, +2। पोटासियम किस फॉर्म में होता है, पोटासियम +1। बताओ चार्ज बढ़ने से पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी ये ज्यादा एसिड होगा कि नहीं, यानी इससे पहले भी कौन आएगा तुम्हारा, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो ये ऑप्शन सबको समझ में आ गया। अब आ गया निकल का केस, देखो ध्यान से, निकल का ऑक्साइड सबसे पहले आंसर क्या होगा, NiO, देन CaO, देन K2O, देन क्या हो गया, सीजियम ऑक्साइड। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ऐसा कैसे हो गया, तो बताओ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, और 20 के आगे जाओगे निकल कितना होता है 28। बताओ लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होगी इसकी, कम, और इस पर चार्ज दोनों में क्या है, सेम। देखो चार्ज सेम है लेकिन इसकी साइज क्या हो गई, कम। साइज कम होने से पोलराइजिंग पावर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो आंसर क्या हो गया, सबसे पहले NiO, फिर CaO, फिर K2O एंड देन सीजियम ऑक्साइड। एक तरीका तो ये पहचानने का, और वैसे भी निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 28। 28 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, 4s2 3d8। देखो +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, S से, और S को निकालना आसान होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आसानी से बना देगा, क्योंकि D की शिल्डिंग क्या होती है, पुअर होती है। D की शिल्डिंग पुअर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए ये भी तरीका यूज कर सकते हो, या तो ये वाला यूज कर लो साइज फैक्टर, या ये वाला। तो समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले क्या होगा, NiO, CaO, K2O देन सीजियम ऑक्साइड। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका होगा। तो हमने सभी ऑक्साइड के बारे में एक एक करके डिस्कशन कर लिया, और काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे ब्लॉक में लगेगा। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट आज का यहां से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ये 4 ऑक्साइड के बारे में पढ़ लिए, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। अब आते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग परऑक्साइड। ये परऑक्साइड क्या होता है पहले देख लेते हैं, ध्यान समझना परऑक्साइड के बारे में। परऑक्साइड को पहचानने का तरीका क्या है, सबसे पहले परऑक्साइड को पहचानने का तरीका बताते हैं। पहला तरीका तो ये है, ध्यान समझना, पहला तरीका ये है कि अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर किसी कंपाउंड का बच्चों क्या दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो सर जिस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंकेज होंगे, किस बॉन्ड से लिंकेज होंगे, सिंगल बॉन्ड से, तुम समझ जाना ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। और परऑक्साइड लिंकेज पाए जाने की वजह से वो ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, परऑक्साइड की प्रॉपर्टी रखेंगे। तो पहला तरीका क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। याद रखना, जब भी किसी भी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, समझ जाना स्ट्रक्चर में परऑक्साइड लिंकेज है, और परऑक्साइड लिंकेज होने की वजह से ये ऑक्साइड क्या हो जाएगा, परऑक्साइड हो जाएगा। दूसरा केस देखो ध्यान से, अब परऑक्साइड लिंकेज में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे, तो यहाँ पे इसको -2 ना रख के क्या रखोगे, -1 रखना। जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंक होंगे तो -1 रखोगे। परऑक्साइड लिंकेज में जितने भी ऑक्सीजन होंगे उन सभी ऑक्सीजन के लिए क्या रखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए -1 रखोगे। दूसरा तरीका समझना क्या है, ये तो हम कह देंगे कि जिस कंपाउंड के नाम के आगे पर लगा हो, इसका मतलब उसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, देखो H2O2 की बात करेंगे तो H2O2 में क्या होगा, HOOH। देखो कौन सा लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से है कि नहीं, यानी ये कौन सा ऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा। तो परऑक्साइड को पहचानने का तरीका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ ध्यान से, तो और नाम क्या क्या लगा हूं पर, लेकिन ये ज्यादा यूज मत करना, ठीक है, धोखा खाते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझो, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे तुम परऑक्साइड को पहचान जाओगे, अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है, अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है तब कैसे पहचानोगे, तो स्ट्रक्चर देख के पहचान पाओगे ना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो दूसरा तरीका जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब भी पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ परऑक्साइड इन नेचर, या पूछ दिया इनमें से किस कंपाउंड के अंदर परऑक्साइड लिंकेज होगा, किस कंपाउंड के अंदर परऑक्साइड लिंकेज होगा, तो पहचानने का तरीका क्या है, तुम सभी सेंट्रल एटम को देख लो,
और सेंट्रल एटम का फर्स्ट क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आउट ऑफ रेंज हो जाए, यानी मैक्सिमम रेंज के भाई बाहर चला जाए, तुम समझ जाना उसके अंदर कौन सा लिंकेज होगा, परऑक्साइड लिंकेज होगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई। और जिस भी कंपाउंड के अंदर परऑक्साइड लिंकेज होता है जनरली कंपाउंड अनस्टेबल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये बात समझ में आ गई। परऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होंगे तो परऑक्साइड लिंकेज होगा, और अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है तो सेंट्रल एटम पे फोकस करोगे और तुरंत सेंट्रल एटम का क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, और रेंज निकालना हम आपको बता चुके हैं पी ब्लॉक में, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज जाता है तो तुम समझ जाना क्या होगा, उसके अंदर परऑक्साइड रिंग लिंकेज पाया जाएगा। अब एग्जांपल देखो, क्वेश्चन पूछ दिया, एग्जांपल के साथ समझो। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, सल्फर का ऑक्साइड दिया है H2SO4 पहला, दूसरा कंपाउंड क्या दिया हुआ है, दूसरा दे दिया H2SO5, तीसरा कंपाउंड क्या दिया हुआ है H2S2O7, और चौथा क्या दिया हुआ है H2S2O8। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस ऑक्साइड के अंदर परऑक्साइड लिंकेज होगा। सर नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है ना। किस ऑक्साइड के अंदर परऑक्साइड लिंकेज होगा, तुम ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर तो दिया नहीं है। जब स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम सब में क्या है, सल्फर, तुम सभी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। होप सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता होगा, निकालो। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, 1 into 2 प्लस सल्फर क्या मान लो X, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 4 ऑक्सीजन है, -2, सम किसके बराबर कर दो 0, X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +6। बताओ सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है, सल्फर कौन सा ग्रुप नंबर होता है 6, और सल्फर का मैक्सिमम भी क्या है 6 है। ये रेंज पर है, आउट ऑफ रेंज है या नहीं, इसका मतलब ये परऑक्साइड नहीं होगा। बात समझ में आ गया। अब आते हैं H2SO5 में, फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 1 into 2 यानी 1 into 2 प्लस सल्फर क्या मान लो X, कितने ऑक्सीजन है 5, ऑक्सीजन क्या रखोगे -2, सम किसके बराबर कर दोगे 0। बताओ X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से 2 गया +8। अब बताओ सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है, सल्फर ग्रुप नंबर होता है 6, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो ग्रुप नंबर वही उसका क्या होता है मैक्सिमम। बताओ 6 है, और ये क्या हो गया रेंज के बाहर, यानी इसके अंदर कौन सा लिंकेज होगा, परऑक्साइड लिंकेज होगा। अब आ जाते हैं H2S2O7 में, H2S2O7 में लिखोगे तो 1 into 2 प्लस सल्फर कितना हो जाएगा 2X, और प्लस यहाँ पे 7 into -2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ X की वैल्यू कितनी आएगी 14 में से 2 कितना हो गया 12, 2 का डिवाइड करोगे देखो +6, रेंज पर है, और रेंज पर इसका मतलब ये भी परऑक्साइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हुआ। अब आ जाते हैं H2S2O8 में, कैसे निकालोगे 1 into 2 प्लस सल्फर क्या मान लो 2X प्लस 8 into -2, सम किसके बराबर 0। तो बताओ X की वैल्यू कितनी आएगी +7 आएगी कि नहीं, 16 में से 2 का कितना हो जाएगा 14 में 2 का डिवाइड करोगे 7, और सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है 6, रेंज के बाहर गया। तो बताओ सल्फर के कौन से ऑक्साइड पर ऑक्साइड होंगे, एक हो गया H2SO5 जिसको कहते हैं हम लोग क्या, और एक हो गया H2S2O8, इसको कहते हैं मार्शल एसिड, और इसको कहते हैं कैरोज एसिड। कौन सा एसिड होता है, कैरोज एसिड, ये कैरोज एसिड है, और ये क्या है मार्शल एसिड है। अब समझ में आ गया, परऑक्साइड रेंज निकालो, आउट ऑफ रेंज तुरंत बोल दो कौन सा ऑक्साइड होगा, परऑक्साइड होगा। तो कौन से सल्फर के ऑक्साइड परऑक्साइड है, एक कैरोज और एक कौन सा हो गया मार्शल एसिड। बात समझ में आ गया कि नहीं। हम स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, हम ऑक्साइड को पहचानने का तरीका बता रहे हैं। तुम H2S2O8 का स्ट्रक्चर भी देखोगे ना तो परऑक्साइड लिंकेज दिखाना है, तो अगर तुम H2S2O8 का स्ट्रक्चर देखोगे भी तो सल्फर का क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इस सल्फर का भी क्या हो, कितने हैं, जितने सल्फर हैं 2 डबल बॉन्ड लगा दो, एक OH यहाँ पे, हाइड्रोजन हमेशा किससे जुड़ेगा ऑक्सीजन से। तो देखो इतना स्ट्रक्चर हो गए, कितने ऑक्सीजन बच गए 3 3 6 खत्म हो चुके हैं, 2 बच गए, 2 ऑक्सीजन को जोड़ दो, देखो परऑक्साइड लिंकेज आया कि नहीं, आ गया ना परऑक्साइड लिंकेज। बात समझ में आ गया। अगर पूछ दिया कि H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा,
ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आ रहा था, म्यूट कर देना साउंड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था, +7 आ रहा था ना। अब तो पूछ दिया एग्जाम में, ये तो परऑक्साइड हो ही गया, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, तो तुम +7 मत मारना, जिस भी कंपाउंड के अंदर परऑक्साइड लिंकेज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। अब कैसे निकालोगे ध्यान समझो। बताओ इस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -2, इस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -2। OH पर क्या होता है, -1, और एक ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, -1। तो देखो -1, -2, -1, -2, 2 2 4 और 5 और 1 6, तो -6 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, +6। यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, +6 हो जाएगा। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। देखो H2 समझना, 1 × 2 की 2 हो गया, 2x। बताओ कितने ऑक्सीजन के अंदर परऑक्साइड लिंकेज हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन के लिए क्या रखोगे, -1। बाकी कितने ऑक्सीजन बच गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन के लिए क्या रखोगे, -2। सम किसके बराबर करोगे, 0। कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। तो परऑक्साइड समझ में सबको आ गया होगा। पहचानने का तरीका क्या है, आउट ऑफ रेंज चला जाए जिसके अंदर क्या हो, OO लिंकेज हो। और भी एग्जांपल देखो। बताओ CrO5, क्या क्रोमियम के इस ऑक्साइड के अंदर परऑक्साइड परऑक्साइड लिंकेज होगा, क्या इसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज होगा, क्या क्रोमियम का ये ऑक्साइड परऑक्साइड होगा, क्या, ध्यान समझना। तो हमने क्या बताया, रेंज सबके पहले आपको पता होना चाहिए। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, एक्सेप्शनली क्या होता है, 4s1 3d5। बताओ मैक्सिमम कितना होगा, डी में इलेक्ट्रॉन और एस के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो मैक्सिमम क्रोमियम कितना होता है, +6 होता है। अगर +6 बाहर गया तो बताओ कौन सा लिंकेज होगा, परऑक्साइड लिंकेज होगा। निकाल के देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ क्रोमियम क्या मानोगे, x प्लस, बताओ कितने ऑक्सीजन है, 5, ऑक्सीजन क्या रखोगे, -2। सम किसके बराबर करोगे, 0। बताओ x कितना आ जाएगा, +10। बताओ होता कितना है, 6, और ये रेंज कहां चला गया, बाहर। यानी इसके अंदर कौन सा लिंकेज होगा, परऑक्साइड लिंकेज होगा। आउट ऑफ रेंज गया, परऑक्साइड लिंकेज श्योर हो गया। यानी क्रोमियम का ये ऑक्साइड कौन सा होगा, परऑक्साइड होगा। ठीक है ना, ब्लू कलर का होता है, परऑक्साइड लिंकेज होता है, ईथर में स्टेबल होता है, वो आगे हम देखेंगे। तो समझ में आ गया CrO5 कौन सा स्ट्रक्चर होगा, परऑक्साइड। रेंज कितना रहा था, आ रहा था ऑक्सीडेशन नंबर 10, मैक्सिमम कितना होता है, 6, रेंज के बाहर परऑक्साइड। जानते हो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर आप जब क्लास 12th में जाओगे और डी ब्लॉक पढ़ोगे तो उसका स्ट्रक्चर तुम देखोगे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है। बताओ कितने परऑक्साइड लिंकेज हैं, देखो एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, -1 -1, इसके लिए -1, इसके लिए -1, और इस ऑक्सीजन क्या रखोगे, -2, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो बताओ -1 -1 -1 -1 -4 और -2 -6, तो ये कितना हो जाएगा, +6। आंसर कितना हो गया इसका, +6। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर CrO5 का ये स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कौन सा लिंकेज होता है, परऑक्साइड लिंकेज होता है। तो मेरे ख्याल से परऑक्साइड का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड के बारे में। तो पहले बताओ H2O2 समझ में आ गया। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर भी कौन सा लिंकेज होता है, परऑक्साइड, -1 -1। ठीक है ना, जहां भी ये आ जाए, ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, -1 -1। ये बात सबको समझ में आ गई। अब एक बात बताओ कि अगर हम मान लो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। अब हम बात करते हैं परऑक्साइड के बाद सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं। देखो सुपर ऑक्साइड को जो बोल रहे बस वही सुनना। सुपर ऑक्साइड ओनली जो होते हैं वो हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल बनाते हैं, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल बनाते हैं। ध्यान सुनना, हम क्या बोले हैं, सुपर ऑक्साइड ओनली हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल बनाते हैं, जिनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या हो, बहुत ज्यादा होती है। और बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं
इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर जो होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मेटल पे। किस पे डिपेंड करेगा, मेटल के साइज पर। अब बताओ सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक की साइज बड़ी होगी कि नहीं, क्योंकि एस के बाद क्या आता है डी और फिर क्या होता है पी, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम, यानी एस ब्लॉक की इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सबसे ज्यादा होगी। और एस ब्लॉक में अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात कर दें तो डाउन द ग्रुप जाने पे बताओ क्या होती है, साइज इंक्रीज करती है। और साइज के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बताओ कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, एक पोटाशियम हो गया, एक रुबिडियम हो गया, और एक क्या हो गया, सीजियम। ये 3 मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बहुत ज्यादा होती है। और कुछ सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो एफ ब्लॉक में ही पाए जाते हैं, वो आगे की बात है। बट हम क्या बता रहे हैं सुपर ऑक्साइड को पहचानने का तरीका, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल विल शो सुपर ऑक्साइड इन नेचर। और सुपर ऑक्साइड एल्कली मेटल की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ए की, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगी। पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे KO2, जैसे रुबिडियम, जैसे सीजियम। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो परऑक्साइड का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आउट ऑफ रेंज। और सुपर ऑक्साइड के बारे में क्या बता दिए, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अब एक बात बताओ, अगर परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को पहचानना है, तुम्हारे हाथ में एक ऑक्साइड दे दिया और वो ऑक्साइड परऑक्साइड है, और दूसरे हाथ में एक ऑक्साइड दे दिया वो क्या है, सुपर ऑक्साइड, तो कैसे पहचानोगे। जैसे मान लो अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो उसका नाम क्या होता है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। अगर हम H2O2 की बात करें तो उसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर इसमें पूछे कि बताओ कौन सा ऑक्साइड नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब समझते हो ना, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाए, और डायामैग्नेटिक का मतलब जिसको मैग्नेटिक फील्ड रिपल करे। और पैरामैग्नेटिक कब होगा, पैरामैग्नेटिक उस केस में होता है जब उसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, डाया। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। अब पहचानने का तरीका दो क्या है, ध्यान समझना। इसको जब ब्रेक करोगे आयंस फॉर्म में तो ये टूटेगा K+ और O2 पे क्या आएगा, 1- आएगा ना। और इसको जब तोड़ोगे तो ये क्या होगा, 2H+ और O2 पे कितने माइनस आएंगे, 2-। जहां भी जिस भी ऑक्सीजन पर O2 पे 2- नजर आ रहा है, तुम बोल देना वो क्या होगा तुम्हारा, वो होगा परऑक्साइड। क्या होगा, O2 पे 2- ऑलवेज परऑक्साइड, O2 पे 1- क्या होगा, सुपर ऑक्साइड होगा। समझ में आ गया। अब तुम्हें ध्यान समझना। तो इसका मतलब अगर हमने बोल दिया कि सर O2 पे 1- है और O2 पे 2- है, तो 2- का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया परऑक्साइड। और ये कौन सा ऑक्साइड हो गया बच्चों, ये हो गया आपका सुपर ऑक्साइड। बात समझ में आ गया। अब पैरा और डाया निकालना है, तो O2 पे 2- तो परऑक्साइड हो गया क्योंकि तोड़ेंगे, और O2 पे 1- क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड। पहचानेंगे कब पैरा कब डाया, तो याद करो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसमें एक सीरीज पढ़े होंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, देखो सिग्मा 2s, और यहाँ क्या होता है सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होता है सिग्मा 2pz, और फिर क्या होता है पाई 2py। इसकी एनर्जी बराबर होती है पाई 2px के। फिर क्या होता है इसके बाद पाई स्टार 2py, और इसकी एनर्जी पाई स्टार 2px, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये सीरीज सब जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन 2-2 भरना है एमओटी में, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बताओ ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, और 16 पे 2 नेगेटिव ऐड कर दो कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, और ऐसे भरना है। इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो 11, 12, 13, 14, फिर हो गया 15, और ये हो गया 16,
17, 18। देखो सब में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि नहीं, सब में इलेक्ट्रॉन फुल है ना ऑर्बिटल में, यानी ये नेचर में क्या हो गया, डायामैग्नेटिक, यानी सुपर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड नेचर में डाया। अब अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे तो 8 दूना 16 और एक निगेटिव से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 17 इलेक्ट्रॉन। भरोगे तो 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा। जब इंक्रीज करोगे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, इसमें क्या होगा, एक एक एक। देखोगे इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 17 में। वो कहां बचेंगे, यहाँ पे। जोड़ लो, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से नेचर में क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसीलिए कहा जाता है कि सुपर ऑक्साइड जो होते हैं नेचर में पैरामैग्नेटिक, और परऑक्साइड नेचर में क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। तो ये था आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड। होप आपको नेचर ऑफ ऑक्साइड से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जिसको जो भी डाउट है पूछ सकता है, यहाँ पे पूरे डाउट जो भी है, ठीक है। बात समझ में आ गया तो एक बार रिपीट करता हूं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया तुम्हारा, और परऑक्साइड। नहीं समझ में आया। सुपर ऑक्साइड का मतलब ये होता है सुपर, अच्छा एंटी बॉन्डिंग वाला। ये तो एमओटी में, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे कि जब 17 इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, देखो O2 पे 1- होगा ना सुपर ऑक्साइड, K प्लस O2 पे 1-। तो जब O2 पे 1- का जब तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो ये क्या होगा, K प्लस O2 पे 1- का। तो O2 पे 1- में पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। बताओ 8 दूना 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 17 इलेक्ट्रॉन को भरो, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिग्मा 1s, फिर किस में जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या होगा, सिग्मा 2s, फिर क्या होता है, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होगा, सिग्मा 2pz, फिर क्या होगा, पाई 2px। इसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, पाई 2py के। फिर क्या होगा, पाई स्टार 2px, स्टार लगने का मतलब एंटी बॉन्डिंग। इसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, पाई स्टार 2py के। और लास्ट में क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2pz। ये आपको सीरीज याद रखनी पड़ेगी। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 17 भरो। 2 इसमें गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब ऐसे भरना क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है। 11 12, फिर रिपीट करो, 13 14, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। बताओ 15 16 17, इसमें 2 और इसमें कितने बच गए, सिर्फ 1। बताओ एक और इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं, एक और इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब ये नेचर में क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। इसलिए कहा जाता है, हाँ बताइए सर। एक्चुअली एमओटी में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम है, मतलब नहीं वो आता कोई बात नहीं, अच्छे से। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना और ये सीरीज दिमाग में रखना, ठीक है ना। ये सीरीज मैं बता दूंगा, फिर एमओटी का लेक्चर लाऊंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। समझ में आ गया, ये सीरीज याद रखना। एक और इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसलिए पैरामैग्नेटिक। तो बताओ इसके अलावा सब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आ गया, हाँ बोलो। यस सर, हाँ यस सर, आ गया सर। तो इतने कॉन्सेप्ट ये पूरे ब्लॉक में लगेंगे। अब तुम यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उसमें। ये यूट्यूब पे चला जाएगा, दोबारा देख के इसके नोट्स प्रॉपर बनाना और नोट्स बना के इस पे वर्क करना सीखो, ठीक है ना। देखो भाई पढ़ते सब है, लेकिन इस पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर वो बन रहे हैं आपके, तभी सक्सेस हो पाओगे। जी बताइए।